हाँ बिल्कुल, वॉइस ओके है। हाँ, जय हिंद दोस्तों, सभी का धन्यवाद इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। ओके ठीक है, लगाइए पहले प्रश्न में क्या दिखे। एक नॉटिकल माइल, इसे समुद्री मील कहा जाता है। एक नॉटिकल माइल, समुद्री मील, समुद्री मील। अब समुद्री मील का मतलब कि समुद्र के पानी की जो दूरी है ना, उसको कभी भी किलोमीटर में नहीं बताते, उसको समुद्री मील में बताया जाता है। और जो नॉटिकल माइल होता है वो कितने किलोमीटर के बराबर होता है। एक नॉटिकल माइल, नॉटिकल जो माइल की अगर बात की जाए, नॉटिकल माइल, मील या माइल बोल दो इसको, तो ये 1852 मीटर की दूरी होती है, या इसको बता सकते हो 1.852 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर का, लगभग 2 किलोमीटर का आपके क्या बनेगा, एक समुद्री मील की दूरी बनेगी। तो भारत की जो समुद्री मील की दूरी है वो 3 प्रकार की है। एक आपके प्रादेशिक सीमा जो 12 समुद्री मील है, एक उसके बाद में आपके अनन्य क्षेत्र, आपके आर्थिक क्षेत्र, एक 200 और एक 24 और एक 12, ये 3 क्षेत्र पे काम करती है। बस इस प्रश्न का इतना याद रखना, एक नॉटिकल मील में कितनी दूरी होती है, 1852 मीटर बताओ। अगर आपसे किलोमीटर पूछे तो 1.8 किलोमीटर बता सकते हो, 1.8 किलोमीटर भी आपका यहां राइट उत्तर सही माना जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिया नेक्स्ट प्रश्न। कोणार्क एक मंदिर है और इस कोणार्क मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया। सुनना मेरी बात, कोणार्क जो मंदिर है इसे बोलते हैं आपके सूर्य मंदिर। एक्चुअल में इसका नाम तो सूर्य मंदिर है, लेकिन ये सूर्य मंदिर की जो लोकेशन है ना मंदिर की, वो कई बार पूछ लिया जाता है। वो लोकेशन पड़ती है सर उड़ीसा के, उड़ीसा के कोणार्क में। कहां पड़ती है, उड़ीसा के कोणार्क में, उड़ीसा के कोणार्क में, इसलिए इसका नाम दे दिया कोणार्क मंदिर। इस मंदिर को याद रखना ब्लैक पेगोडा कहा जाता है, ब्लैक पेगोडा। ब्लैक पेगोडा का मतलब होता है कि जो समुद्र से जहाज होते हैं ना, वो आपकी ओर आते हुए, आपकी ओर आते हुए, इसका मतलब ब्लैक पेगोडा। तो ब्लैक पेगोडा किस मंदिर को बोला गया, आपके कोणार्क का सूर्य मंदिर को बोला गया। इस मंदिर का जो निर्माण करवाया वो किसके द्वारा कर गए, तो याद रखना आपके नरसिंह सिंह देव प्रथम के द्वारा, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। कोणार्क सूर्य मंदिर का एक चित्र भी है। इस मंदिर का जो चित्र है वो कितने रुपए के नोट पे है, 10 रुपए के नोट पर इसका क्या बना हुआ है, चित्र बना हुआ है। ये आपसे कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। तो नोटों पे खूब चित्र मिलेंगे, जैसे आपको 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 200 रुपए का नोट, बस अब ज्यादा नहीं चलेंगे, 500 रुपए का नोट। अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि 10 रुपए के नोट पे कौन सा चित्र बना हुआ है, तो आप बोलोगे सर सूर्य मंदिर का। किसका बना हुआ है, सूर्य मंदिर का, या बोल सकते हो सर कोणार्क मंदिर का। हाँ, और 20 रुपए पे बना हुआ है एलोरा, एलोरा की गुफा, जो कहां पे पड़ता है, महाराष्ट्र में। और 50 रुपए पे जो बना हुआ है वो हम्पी का रथ बना हुआ है, हम्पी का रथ। और ये हम्पी का रथ कहां का है, तो याद रखना कर्नाटक का, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के क्षेत्र का। ये 100 रुपए का याद रखना रानी की बाव। बाव का मतलब होता है यानी कि जो कुंड होते हैं पुराने समय में बरसात के पानी को सुरक्षित रखने के एक जो कृत्रिम संसाधन थे, उसको बावड़िया बोलती है। रानी की बाव, रानी की बाव नाम है इसका, रानी की बाव, रानी की बाव बोलो या इसको बावड़ी बोल सकते हो। जो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर क्षेत्र में कभी जाना आपको खूब मिलेगी। उसके बाद में एक 200 रुपए के नोट पे सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। और सांची का स्तूप कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में। सम्राट अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाएगा, सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश। और जो 500 रुपए का नोट है इसके ऊपर बना हुआ है लाल किला। क्या बना हुआ है, लाल किला। अब लाल किला 2 जगह पड़ता है, एक तो आगरा में पड़ता है, एक दिल्ली में पड़ता है। आगरा का लाल किला बनवाया था आपके शाहजहां के द्वारा, और सॉरी, आगरा का किला बनवाया था आपके अकबर के द्वारा, जबकि दिल्ली का लाल किला बनाया था आपके शाहजहां का। तो ये 500 रुपए के नोट पे कहां का लाल किले की एक इमारत दर्शाई गई है, दिल्ली की। तो ये सभी आपको याद रखने, कौन से नोट पे किसका चित्र बनता है। लिखा है भाई राजकुमार, ये चीज आती है। अब ये बता मुझे, नोट को जारी कौन करता है, बिल्कुल, और बंद कौन करता है, हाँ, और 1 रुपए के नोट पे साइन कौन करता है, वित्त मंत्रालय का सेक्रेटरी कराता है, वित्त मंत्री नहीं करता। वित्त मंत्री के नीचे रहता है, उसको सचिव बोलते हैं, अंग्रेजी में सेक्रेटरी कहा जाता है।
तो कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के कौन से राज्य में पड़ता है? तो याद रखना आपके उड़ीसा के अंदर है। सभी दोस्तों को कहना चाहता हूं भाई एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दो फटाफट से। शेयर कर दी क्या जमुरे? अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया, नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इस जल के बारे में 3 प्रश्न याद रखना। अगर कोई बच्चा साइंस में वीक है तो साइंस के 2-3 प्रश्न आपके पेपर में बन जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले सर जल का रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, मैं तो यहाँ D2 लिखूंगा, मैं तो यहाँ D2 लिखूंगा, मैं तो यहाँ पर H2 भी लिखूंगा, H2O, ये दोनों लिखूंगा क्योंकि दोनों है। अगर आपसे पूछ ले भारी जल तो आप क्या बताओगे? हाँ, और आपसे स्वच्छ या शुद्ध जल बोल दे, बरसात का जल, तो उसको क्या बोलोगे? तो कभी पेपर में आपसे जल का सूत्र पूछे तो भारी शब्द वाले को नहीं बताना। मैं भी यहां पागल हूं, आपको बता रहा हूं। सीधा जल का सूत्र बोलेगा तो हमेशा यही बताना आपको। अगर आपको जल में नमक की मात्रा है या जल थोड़ा दूषित है, प्रदूषित हो रखा है, या जल का वेट भारी है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो? D2O। जैसे समुद्र का जल है तो समुद्र के जल को कभी H2O नहीं बोलोगे, तो क्या बोलोगे? क्योंकि उसके अंदर आपके क्लोराइड की, लवणता की, नमक की मात्रा है, तो वो भारी जल है। अब एक प्रश्न और आता है, सर हमने ये भी सुना है कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या जल है क्या? इसको आप कभी बोलोगे तो इसको ठोस, ठोस क्या बता सकते हो? बर्फ बता सकते हो। ठोस बर्फ का सूत्र भी क्या है? CO2। ठोस बर्फ है ये, इसको अंग्रेजी में ड्राइस, शुष्क बर्फ, हाँ ड्राई आइस कहा जाता है। बिल्कुल, वाह, आइस शब्द नाम सुनते तो तुम अंदर करंट जाग जे था रहे। राम राम गुरुजी, नमस्कार भाई, नमस्कार सभी को, राम राम सभी को, वंदे मातरम। एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। राघवेंद्र सिंह, आज तो पूरा नाम लिखा है आईडी में। आईडी में नाम लिखने से कोई बात नहीं बनती, जनून होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तेरे से तो कम है। हाँ सुन लो, काम की बात सुनो। 22 मार्च को बनाया था आपके जल दिवस। क्या बनाया था? जल दिवस। और 21 जून को आता आपके योग दिवस। पानी पी ले खड़ा होके। एक तो 11 जुलाई को याद रखना आपके विश्व जनसंख्या दिवस। और 22 अप्रैल को बनाया था आपके पृथ्वी दिवस। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे, 21 फरवरी को कौन सा दिवस आता है? इक्कीस फरवरी को आता है मातृभाषा दिवस। एक और बता दो मुझे, 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 जून को याद रखना, 1 जून को आता है आपके भैया, नहीं, विश्व दुग्ध दिवस। दुग्ध दिवस, हाँ। और आपसे पूछ लेगा पृथ्वी पर जल की मात्रा कितने प्रतिशत है? पृथ्वी पे जल की मात्रा तो याद रखना 70.2% है हमारी पृथ्वी पे जल की मात्रा। इस 70.2 अपनी जगह ये खुद क्या है? 100% है। अपनी जगह क्या ये? इस 100% में से 2.4% पानी जो है ना वो पीने योग्य है, पीने। एक ये भी प्रश्न याद रखना, पृथ्वी के कितने प्रतिशत पे जल है? 70.2 पे। और बाकी भाग पे क्या मिलता है? भूखंड मिलता है, यानी कि भूमि, यानी कि 29.8%। और इस 29.8% अपनी जगह में क्या ये 100% है। इस 100% में से 29% पे आपके कौन सा महाद्वीप है? एशिया। तो ये कुछ कॉमन शब्द लग रहे हैं, जैसे 29% हमारी स्थल भाग है, तो वो खुद अपनी जगह 100% है। उस 100% में से एशिया महाद्वीप कितने प्रतिशत पे है? तो ये भी कई बार पेपर में आ जाता है। हाँ 29% है। नहीं समझ रहा तो मेरी बात। एक खेत है 100 बीघा, कितना है? 100 बीघा। उस 100 बीघा में 7 गांव बच गए, यानी कि 7 महाद्वीप बच गए। तो एक वाला ज्यादा एरिया ले लिया उसने, तो उस वाले को हमने नाम दे दिया एशिया। अब एशिया ने कितना लिया? 29 बीघा। तो वो समझ तो सब कुछ जानता है, आंख खोल ले पहले तो। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिए? राज्यसभा के सदस्य बनने की, यहां प्रश्न राज्यसभा के सदस्य बनने की एक न्यूनतम आयु पूछ रहे हैं। अगर प्रश्न आ जाए
कि राज्यसभा का सदस्य बन गया और ये काम करने की यानी कि इसके कार्यकाल की सीमा कितनी होती है? कार्यकाल की सीमा। अब राज्यसभा नामक एक सदन है, ये कैसा सदन है? आपसे ये प्रश्न आएगा, कैसा सदन है? याद रखना सर, ये हमारे संसद का दूसरा सदन है, प्लस में उच्च सदन है, और जो कभी भी भंग ना हो इसका मतलब क्या, एक स्थायी सदन है। और कभी पूछ ले संसद कब बनी थी? संसद कब बनी थी? जब लोकसभा और राज्यसभा बनी। तो राज्यसभा कब बनी? तो याद रखना 3 अप्रैल 1952 को। तो राज्यसभा का गठन कब किया गया? जब राज्यसभा का गठन किया गया। या आज पूछ लेगा राज्यसभा में सीटें कितनी है, तो सीटों के लिए शब्द है, तब तो आपको 245 बोलना है। लेकिन प्रश्न आ जाए सर राज्यसभा की अधिकतम सीट कितनी है? अधिकतम सीट तो याद रखना 250। कितनी है? इस 250 या 245 में से कितने मनोनीत सीटें जो चुनाव नहीं होता, डायरेक्टली राष्ट्रपति इनको बोलते हैं तुम इसके मेंबर हो, तो ये कितने सीटें? 12 सीटें। और ऐसी व्यवस्था हमने कौन से देश से ली है? आयरलैंड से। पेपर में क्या फंसेगा कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत 12 सीटें किस देश से ली है? आयरलैंड से। प्रश्न लिखो, हाथ दे दूंगा मैं। ठंड होने आते तो है जट देख ही रहे लिखा है, कौन प्रश्न? यो खड़ा है, दिखा राज्यसभा आयो वो बस है अजय देवगन है, लकांगे से ले ले। छोड़ दे, मुंह से न पाड़ा हो गया। अब एक बात और सुनिए, अगर प्रश्न आ जाए कि राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है, याद रखना राज्यसभा कभी भंग ही नहीं होती। कौन करेगा? राज्यसभा का सदस्य बनना है तो कितने वर्ष की आयु चाहिए? राज्यसभा में काम करोगे तो कितने साल तक काम करोगे? राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करेगा? राज्यसभा के सदन का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदन का कार्यकाल सर कोई नहीं होता। अगर कार्यकाल ही होता तो इसको हम भंग कर देते उतने साल बाद। इसलिए स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होती। अभी वर्तमान में कौन सी राज्यसभा चल रही है? पहली। और कब से चल रही है? 1952 से। हाँ, लोकसभा भंग होती है कितने साल के बाद? या लोकसभा पहले ही भंग हो सकती है जब राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे। आगे चलिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून कब समाप्त होता है? ये अच्छा प्रश्न है। ये आपके प्रायद्वीपीय भारत है। ये नीचे वाला ही मैंने क्यों बनाया? क्योंकि आपके मानसून यानी कि बरसात यहां का पानी उठाती है, हिंद महासागर का। और हिंद महासागर में सबसे पहले जो बारिश है वो कहां प्रवेश करती है? केरल में। यानी कि जून महीने में ये आपका मानसून शुरू होता है। फिर ये लौटता हुआ मानसून यहां पर वर्षा करता है, लौटता हुआ। कहां पे? तमिलनाडु के अंदर। तो इस प्रश्न में ऑप्शन दिया गया अगस्त, अक्टूबर, नवंबर और सितंबर। मानसून कब समाप्त होता है? अब यहां दिक्कत आ गई थोड़ी सी। यहां पे प्रश्न दिया गया दक्षिणी पश्चिमी मानसून दिया है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रवेश पूछे तो जून महीने में, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून हमारे भारत में वर्षा करता है, वर्षा का टाइम पूछे तो याद रखना आपके जुलाई अगस्त में दबाकर वर्षा होती है, खूब दबाकर, इन 2 महीने में। लेकिन ये अंत में, लास्ट में इसका समाप्त कब हो जाता है? सितंबर। फिर उसके बाद में ये मानसून नहीं चलता। उसके बाद में भारत में मानसून शुरू होता है उत्तरी पूर्वी मानसून शुरू हो जाएगा, जो अक्टूबर में इस यहां पर आपके क्या करेगा? वर्षा करेगा। वो ये अलग चीज है, वो उत्तरी पूर्वी मानसून है। अगर इस प्रश्न का सही उत्तर देखे ना तो आपका राइट उत्तर सही है। अगर सितंबर ऑप्शन में ना हो तब आपके क्या करोगे?
अक्टूबर। वाक्य में है इसका उत्तर सितंबर ही, क्योंकि सितंबर के बाद में दूसरे मानसून की वर्षा शुरू होती है, जिसे उत्तरी पूर्वी मानसून कहा जाता है। मानसून 3 प्रकार के, एक जनवरी में वर्षा करती है, थोड़ी सी होती है, उसको मावट बोलते हैं। पश्चिमी विक्षोभ बोलाता है, जो चीन के उस साइड भूमध्य सागर से पानी उठाती है, बर्फीली। एक बार सभी दोस्त लाइक शेयर करेंगे भाई साहब, और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिएगा नेक्स्ट प्रश्न। ज्ञानपीठ पुरस्कार, अच्छा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से किस क्षेत्र में प्रदान किया गया? प्रदान का मतलब क्या किया है? 1965 में इसका वितरण कर दिया। वितरण का मतलब किसी व्यक्ति के हाथ में यह पुरस्कार दे दिया। अब दो शब्द सुनना ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। भारत का सबसे बड़ा, भारत का सर्वोच्च साहित्य के क्षेत्र में, सर्वोच्च का मतलब होता है ऊंचा यानी कि बड़ा। और इस ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना की गई, वो 1961 में की गई। कब की गई? 1961 में। इस ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो नगद राशि मिलती है, पैसा, वो 11 लाख रुपए। हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले, आपसे प्रश्न पूछ सकता है ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किस व्यक्ति को मिला था? तो जो 1965 में दिया गया था, श्री शंकर कुरुप को मलयालम भाषा के साहित्य के अंदर। हिंदी भाषा में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो याद रखना सुमित्रानंद पंत को। और आशापूर्णा भारत की पहली महिला बनी है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुई, आशापूर्णा। इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा भाई? जी तो बताएगा। बिल्कुल साहित्य। विश्व में साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार, विश्व में बड़ा पूछेगा तो याद रखना मान बुकर पुरस्कार, जो आयरलैंड की सरकार देती है अंग्रेजी नोबेल के अंदर, अंग्रेजी साहित्य में, हाँ अंग्रेजी लिटरेचर में। विश्व का सबसे बड़ा साहित्य का मान बुकर बताना है, जबकि भारत का साहित्य का पूछे तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। एक नटराज आपने मूर्ति देखी जिसके 8-10 हाथ होते हैं, पहले ज्योमेट्री बॉक्स आता था, उसके ऊपर एक महिला नाचती है ऐसे नटराज। तो नटराज नामक इसकी एक प्रतिमा इसमें पुरस्कार में दी जाती है, कांस्य धातु से निर्मित। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न, ये पढ़ लिया हमने, सही है। कलिंग पुरस्कार 1952 में शुरू किया जाता है, लेकिन ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार भारत सरकार नहीं देती। कलिंग पुरस्कार को जो दिया जाता है वो याद रखना यूनेस्को क्या है? यूनेस्को सर एक संगठन है जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में पड़ता है। अब प्रश्न आएगा कि कलिंग पुरस्कार की स्थापना कौन से संगठन ने की है? यूनेस्को संगठन ने, जो अलग अलग देशों की अच्छी धरोहरों को, बड़ी बड़ी इमारतों को, जगहों को एक हेरिटेज का रूप देती है। लोग जाएंगे, पर्यटन स्थल बन गया, तो ये मान्यता कौन देती है? यूनेस्को सरकार। यूनेस्को के द्वारा इसे 1952 में चलाया गया, जो विज्ञान क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। किससे? विज्ञान क्षेत्र। इसी में यूनेस्को सरकार ने एक 1957 में पुरस्कार चलाया जिसका नाम है भटनागर। तो भटनागर पुरस्कार का भी संबंध किससे है? विज्ञान से। अब दो बातें सुन गए, आपसे पूछ लेगा भटनागर और कलिंग पुरस्कार किसने चलाए, तो बोलोगे सर यूनेस्को संगठन ने। भटनागर कब चलाया? 1957 में। और कलिंग पुरस्कार कब चला गया? 1952 में। अब दो चीज समझना, अगर आपसे पूछ ले सर कलिंग नामक एक जगह है, कलिंग नामक क्या एक जगह है जो कहां पड़ती है? उड़ीसा में पड़ती है। कहां पड़ती है भैया? उड़ीसा में पड़ती है। सर इस जगह का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? सर इस जगह पर एक युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? युद्ध। उस युद्ध को बोलते हैं कलिंग का युद्ध, जो कब हुआ? 261 ईसा पूर्व के अंदर। और यह युद्ध किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? अशोक ने। और उसके बाद अशोक ने कभी भी अपने जीवन में क्या नहीं किया? युद्ध नहीं किया। दो शब्द और सुनना, पहले उड़ीसा को उड़ीसा नहीं बोलते थे, पहले उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? कलिंग। ये 3-4 बातें बता दी। कितनी? प्रशांत हाथ जोड़ रहा हूं भाई, छोड़ दे फोन को, उल्टा मार दे।
क्लास नहीं चल रही? तेरे में नहीं चल रही है, सब में नहीं चल रही? नेट नहीं होगा? रिचार्ज कराओ भाई। बाबू सोना को बोलो, बाबू रिचार्ज। सारे दिन मैं तो ये भी करूँ तो सारे दिन चैट कर लाग रहा, ये देख चैट कर लाग रहे हो। सूबेदार जी सुना के? ओ सुनो के मका सुनो के थे वो तो पढ़ाई कौन करे। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत की जाती है 1985 में। यह किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, आपको दो बातें पता चल गई। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1985 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार याद रखना हमेशा किसको मिलेगा? गुरु को मिलेगा। अब ये कोई गुरु वो वाला गुरु नहीं, ये उस गुरु को मिलेगा जो खिलाड़ियों को सिखाता है। खिलाड़ियों के कोच बोलो या गुरु बोलो या उसको बोलते हैं प्रशिक्षक। प्रशिक्षक। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल उत्तर संख्या ए ऑप्शन आपके। इस द्रोणाचार्य पुरस्कार में नगद राशि पूछ लेगा, नगद राशि तो याद रखना 15 लाख रुपए। कितनी है भैया? 15 लाख रुपए। अगर यहां एक प्रश्न आ गया सर ये खेल आ गया, क्या आ गया था? खेल आ गया। खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार, खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है जिसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया और इसका नाम कर दिया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, जिसमें नगद राशि, इस पुरस्कार में नगद जो पैसा मिलता है। बिल्कुल राशियों के उत्तर तो तुम सही बताते हो, पैसा शब्द आते तो बिल्कुल सही हो जाते हो। 25 लाख रुपए। लेकिन खेल में और भी है, जैसे अर्जुन पुरस्कार है वो 1961 में चला गया था। राजीव गांधी कब चला था? 1991-92 के अंदर इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। किस व्यक्ति के नाम पर? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जो राहुल गांधी की जी के क्या है? पापा। अब है या नहीं है? गए। इनकी समाधि स्थल का नाम पूछे तो वीर भूमि। तो इस प्रश्न में राइट उत्तर ए बताओगे, बाकी है ये लिखो तो लिख लो। जैसे द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में, द्रोणाचार्य पुरस्कार में नगद 15 लाख रुपए। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के खिलाड़ियों को गुरु या कोच को देते हैं। और खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार पूछे तो राजीव गांधी खेल रत्न है, जो 1991-92 में इसको शुरू किया गया। लेकिन 2021 में केंद्र सरकार ने इसका नाम बदल के, खेल मंत्रालय प्रशिक्षण मंत्रालय ने इसका नाम बदल के क्या कर दिया? मेजर है। अगला प्रश्न देखिए। बौद्ध धर्म का प्रचारक किस भाषा में किया गया? बौद्ध धर्म का प्रचारक, हाँ भाई सचिन। अब प्रश्न आपसे बौद्ध धर्म के ऊपर बनेगा। बौद्ध धर्म का बार बार जो पेपर में पूछने वाला प्रश्न है, आपसे पूछेगा सर बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? महात्मा बुद्ध का जन्म पूछेगा। क्यों? क्योंकि इसी महात्मा बुद्ध ने कौन से धर्म को चलाया, इसलिए महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म का क्या बता सकता हूं मैं? बिल्कुल संस्थापक। ऐसे उत्तर दिया करो। अब बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने जो जन्म लिया वो कब लिया? याद रखना 563 ईसा पूर्व बोलो या 563 बीसी बोल सकते हो। और ये जन्म कौन से देश में लेता है? लुम्बिनी देश थोड़ी है, लुम्बिनी तो एक वन क्षेत्र है। नेपाल देश में, कौन से देश में जन्म लिया? नेपाल में इसका जन्म हुआ। और बताते कि जो बौद्ध धर्म है, इस बौद्ध धर्म की बैठकें कुल कितनी हुई? बैठकें या इसको बोलते हैं संगीतियां। क्या बोलते हैं? संगीतियां। अगर संगीतियां ना मिलेगा तो नाम मिलेगा अधिवेशन। और ये टोटल कितनी होती है? 4 होती है। एक राजगृह में, एक वैशाली में, एक पाटलिपुत्र में और एक जम्मू एंड कश्मीर के कुंडल वन के अंदर 4 जगह बैठक हुई।
बौद्ध धर्म के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो सारी चीजें महात्मा बुद्ध के बारे में सीखनी है। जन्म, मृत्यु, फादर नेम क्या था, फलाना दिकड़ा, ये याद रखना है। और इसके द्वारा महात्मा बुद्ध के जो शिलालेख है, सॉरी इसके उपदेश है, वो कौन सी भाषा में ज्यादा हुए? हिंदी, संस्कृत, पाली या प्राकृत? हाँ सचिन, क्या है? पाली। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो, महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में अपना उपदेश दिया, क्या दिया? उपदेश। उपदेश का मतलब होता है प्रचार या प्रसार, ज्ञान बांटना। अब उपदेश में दो प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले ज्ञान किस जगह पे दिया? सबसे पहले यानी कि प्रथम उपदेश कहां दिया? सारनाथ। अब प्रथम उपदेश दे दिया तो किस लोंडे को तो देगा, आगे किसी किसी को तो बिठाएगा। चचेरे भाई थे, एक का नाम था आनंद, आनंद व उपाली। आनंद व उपाली नामक दो व्यक्तियों को इसने क्या दिया? पहले उपदेश दिए सारनाथ में। लेकिन उपदेश ऐसी कौन सी जगह जहां पर इसने सर्वाधिक क्या दिए? उपदेश दिए। तो याद रखना श्रावस्ती। श्रावस्ती एक जगह का नाम है। तो ये दो प्रश्न लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था सबसे पहले वो किस जगह दिया? और पहला अगर ज्यादा पूछे तो कहां दिए? श्रावस्ती में। उपदेश किस भाषा में उत्कीर्ण थे? याद रखना पाली भाषा में। पानी को नहीं आ रहे हम तो, जरा पानी ले आ सचिन। हाँ, एशिया का इसको प्रकाश स्तंभ। अगले प्रश्न को देखो, नेक्स्ट प्रश्न देखिए फटाफट से क्या दिए गए। अगला प्रश्न, लोधी वंश के संस्थापक का नाम बताइए। लोधी वंश के संस्थापक का नाम। अगर आपसे पूछ ले सर लोधी वंश का समय क्या था, इसकी शासन अवधि, शासन अवधि, लोधी वंश का समय था 1451 से लेकर 1526 तक। इस समय 3 राजाओं ने राज किया। एक तो बहलोल, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के बाद गद्दी पे आया आपके सिकंदर, सिकंदर लोधी। उसके बाद गद्दी पर आया आपके इब्राहिम। अब इस प्रश्न में इतना पूछा है कि बहलोल लोधी ने इस वंश की क्या की थी? स्थापना, यानी कि इसलिए इसको क्या बता दिया? संस्थापक। अगर संस्थापक की जगह यहां पर शब्द मिल जाए अंतिम कौन था? अंतिम पूछे तो इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंत किसने किया? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। लोधी वंश का अंत किसने किया? लोधी वंश का अंत, अंत याद रखना बाबर ने 1526 में। और कौन से युद्ध में? युद्ध पूछ लेगा, बिल्कुल पानीपत का। बिल्कुल, वाह लोंडे मान गए। जो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था 21 अप्रैल को है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके बहलोल लोधी। अब सुनना, शेरशाह सूरी याद रखना सूरवंश का संस्थापक था। सूरवंश का क्या था? पहला शासक था, यानी कि संस्थापक। एक छोटा सा प्रश्न सुन लो, मेरी बात, मेरी बात सुन कार्तिक। अगर आपने एक शहर सुना है उत्तर प्रदेश का, आगरा शहर, तो आगरा शहर किसकी देन है? तो कभी प्रश्न आ जाए आगरा शहर किस वंश ने चलाया था? लोधी वंश के कौन से शासक ने? सिकंदर लोधी ने। ये चीजें लिख लिया कर छोटी मोटी। क्या ले रहा है जीतू, क्या कर रहा है? वो तो ठीक है, मुंह में ले पैर को बजा रहा, किट 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 किट। वो महान सिकंदर, वो अलग चीज है, ये तो छोटा सा कुछ नहीं है। तो वो महान अलेक्जेंडर सिकंदर, वो अलग सिकंदर है। सिकंदर की तुलना, वो तो मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गजनवी उस समय, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य के समय नहीं सुना?
घनानंद एक शासक था नंद वंश का, मध्य एशिया में था वो, ईरान इराक इस साइड था, वो अलग योद्धा था। तुलना उसी की करते, घोड़े पे दिखाते सिकंदर, ये घोड़े पे थोड़ी दिखाएंगे, ये तो पैदल है ये तो छोटा सा बच्चा है। अगले प्रश्न को देखिए क्या देगा, नेक्स्ट प्रश्न कि हाइडे स्पीच का युद्ध, अब आ गया तेरा वो जो तू बता रहा था, ये इस हाइडे स्पीच का युद्ध इसको बोलते वितिस्ता का युद्ध, वितिस्ता या इसको बोलते हैं झेलम का युद्ध। अब सर ये समझा नहीं मैं, झेलम का युद्ध कभी बोल रहे हो इसको वितिस्ता का युद्ध, कभी बोल रहे हो सर इसको हाइडे स्पीच का युद्ध, क्यों? क्योंकि ये युद्ध झेलम नदी के किनारे किया गया और उत्तर वैदिक सभ्यता में इसका नाम क्या था? वितिस्ता, इस नदी का नाम था, इसलिए इसके नाम पड़ गए। और यह युद्ध हुआ था आपके 326 ईसा पूर्व में, और यहां का जो राजा था आपके, वो यहां का राजा पोरस था, और युद्ध करने कौन आया था? महान सिकंदर, जीत गया सिकंदर। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन संख्या ए। लिख लो, ये तीनों बातें लिखो। हाइडे स्पीच को अन्य किस नाम से जानते हैं? वितिस्ता और झेलम। और ये युद्ध किस वर्ष में होता है? 326 ईसा पूर्व में। बिल्कुल, धन्यवाद। और किन किन के बीच हुआ? सिकंदर और राजा पोरस के बीच में। और यहाँ पे विजय किसकी हुई? सिकंदर की, और पोरस की क्या हो गई? यहाँ पर हार हो गई। उरे आगे क्यों पड़ा? उरा कोई ना कोई दिक्कत है, उत्खनन कार्य करवाओ। ओ तेरो अड्डो है के फिर आगे मार के खप तड़ना आज दिशा मन होश का सिग्नल पकड़ायो। खांसी आवे तेरे? कौन आयो? तो है ऋतिक, तो दवाई ले ली, ऊपर चल गए हैं। अगले प्रश्न को देखिए, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा है? भारत में मिट्टी, याद रखना मिट्टी मुख्य रूप से भारत में कितने प्रकार की है? 8 मिट्टी है। सबसे ज्यादा मिलती है जलोढ़, जलोढ़ के बाद में आपके काली, काली के बाद आपके लाल, लाल के बाद याद रखिए पर्वतीय, पर्वतीय के बाद याद रखिए लेटे, लेटेराइट, लेटेराइट के बाद याद रखिए मरुस्थली, मरुस्थली बोलो चाहे रेतीली बोलो चाहे बलुई मिट्टी बोलो। उसके बाद में बोलिए पीट मिट्टी, ये इसको बोलते हैं जैविक, जैविक या इसको बोलते हैं दलदली। फिर उसके बाद मिट्टी पाई जाती है आपके लवणीय, लवणीय प्लस में क्षारीय, लूणी क्षारीय है। पीली माटी इसी में आती है आपके मरुस्थलीय के अंदर, और कई पीली लाल मिट्टी का भी क्षेत्र होता है। पीली माटी यो जोरगो आदमी है, लाल मिट्टी तो सुने थारा पीली को यूज करेंगे। लेप तो लाल मिट्टी का होता है, काली मिट्टी का होता है, दो ही मिट्टियों का करते हैं। पीली माटी का लेप है पीली माटी को मुल्तानी माटी है, चिकनी माटी का है ना। हाँ बस रुक जाए भाई, याद रखना जलोढ़ मिट्टी। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ ले सर जलोढ़ की नई मिट्टी का नाम क्या है और जलोढ़ की पुरानी मिट्टी का नाम क्या है? बिल्कुल, जलोढ़ की पुरानी मिट्टी को बोलते आपके बांगर, और नई मिट्टी को बोलते खादर, क्योंकि यहां पर नदियों का पानी आ रहा है और उपजाऊ मिट्टी को छोड़ रहा है। यहां नदियों का पानी जा नहीं रहा, तो ये उपजाऊ बाद में क्या हो गई? एक अनुपजाऊ हो गई। वाह यार तुम पढ़ते हो यार। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत एंग्लो इंडियन लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, लेकिन अभी 2030 तक इसे रोक दिया गया है, रोक दिया गया। अभी ऐसी परंपरा नहीं है, 2030 तक रोक दिया। एंग्लो इंडियन में मतलब क्या है? एंग्लो का मतलब होता है आंग्ल, आंग्ल, और इंडियन का मतलब भारतीय। अब सुनना मेरी बात, अगर आंग्ल का मतलब क्या है? आंग्ल का मतलब है ब्रिटिश,
ब्रिटिश या बोल सकते हो अंग्रेज, क्या बोल सकते हो, अंग्रेज। और इस अंग्रेज ने इस भारतीय महिला से क्या कर लिया, विवाह कर लिया। और इनके विवाह होने के बाद, जो पैचक होने के बाद या जो प्रजनन होने के बाद जो संतान होती है, उस संतान को क्या बोलते हैं, एंग्लो इंडियन। क्या बोला जाता है? तो एंग्लो इंडियन में पुरुष कहां का होना चाहिए, ब्रिटेन का। हंसने वाली क्या बात है? कुछ नहीं बोल रहा तो पढ़ ले, यहां जा। आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की परंपरा है, जो 2030 तक रोक रखी है एक बार। अभी वर्तमान में नहीं होती, 2020 से लेकर 2030 10 साल तक रोक दी गई है, क्योंकि इनकी संख्या बढ़ नहीं रही। इनको लोकसभा एमपी पद देने की इतनी आवश्यकता नहीं है। आगे कोई होगी तो देखेंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिए, नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से। इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में है? यहां मुख्य रूप से पूछ लिया। हालांकि याद रखना, एक नदी का नाम है, इस नदी का नाम है सतलुज। इसके अंदर एक छोटी सी नदी गिरती है जिसका नाम है व्यास। इस नदी का नाम क्या है? व्यास। और इसका नाम क्या है? सतलुज। और इन दोनों के पानी को रोक दिया गया। रोका क्यों, बताऊंगा। और रोकने के बाद यहां पर एक बांध बना दिया जिसका नाम है हरिके, हरिके बैराज। क्या नाम है? हरिके बैराज। हरिके बैराज बांध बना दिया। और ये बांध कौन से राज्य में बना दिया? पंजाब में। और फिर यहां पर एक फाटक लगा दिया, और फाटक से यहां पर एक नहर निकाल दी। क्या निकाल दी? एक नहर निकाल दी। और इस नहर का नाम याद रखना, इसे बोलते हैं राजस्थान, लेकिन वर्तमान में बोलते हैं इसे इंदिरा गांधी। आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, इंदिरा गांधी नहर के अंदर कौन सी नदियों का पानी आता है, तब आपको दोनों जॉइंट बतानी है। और इंदिरा गांधी का प्रवेश स्थल कहां से है? पंजाब के हरिके बैराज से। बाड़मेर का एक गढ़ड़ा रोड पड़ता है, वहां तक इसका लास्ट पानी पहुंचता है, बाड़मेर राजस्थान। इसकी टोटल लंबाई है 649 किलोमीटर। कितनी? 649 किलोमीटर। जिसमें से सर्वाधिक जो लंबाई है वो कौन से राज्य में पड़ती है? याद रखिए, आपके राजस्थान में। इसलिए ज्यादा इसका मुख्य भाग या ज्यादा लंबाई होने के कारण मेन जो इंदिरा गांधी नहर बोलते हैं वो कौन से राज्य की बोला जाता है? राजस्थान। इसका प्राचीन नाम क्या था? राजस्थान नहर। और 2 नवंबर 1984 को नाम बदल के क्या कर दिया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया, जो भारत की सबसे लंबी नहर और साथ में भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना भी है। लिख ले लाली। किए लिखा कौन रे? और आपा कौन है यो? लिखा लिख वगैरह ना इन 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 छोड़ो, यो है काम को। इन दिखा, खड़ खड़ लिख रहा, दिखा दिखा, लट लिया ऊपर, राजकुमार लट लिया। यो प्रश्न दिखा, पैरोड दिखाया हूं ना रे यार, एक कड़ में गिरेंगे। छोरो यो है काम को, क्यों लिख ले। तेरे जी कौन करे पढ़ने के? आया कौन क्या आज? क्यों 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 पशु परीक्षण पड़ेगा? अगले प्रश्न को देखिए भाई। नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया फटाफट से। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया 2 देश है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करने वाली एक समानांतर रेखा है, पैरेलल लाइन। समांतर रेखा कौन सी है? एक रेखा है समानांतर रेखा जिसको बोलते हैं 49वीं, जो कनाडा व यूएसए को अलग करती है।
ये आपके नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करती है, जिसे बोलते हैं 38वीं। इस प्रश्न में राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या आपके। अगर प्रश्न आ जाए 24वीं समांतर रेखा के ऊपर तो पड़ता है पाकिस्तान और इसके नीचे के एरिया को बोलते हैं भारत। यह भी याद रखना, भारत और पाकिस्तान के बीच में समानांतर रेखा कौन सी है, तब 24वीं बताओगे। लेकिन भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली एक अंतरराष्ट्रीय रेखा कौन सी है, बिल्कुल रेड क्लिफ। अंतरराष्ट्रीय रेखा पूछे, समानांतर रेखा और अंतरराष्ट्रीय रेखा ये दोनों याद रखना। लाइक एंड शेयर करेंगे। हाँ बिल्कुल जीतू, गुड मॉर्निंग गुरुजी, नमस्कार। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। अगले प्रश्न को देखिए क्या दे। ये देखो जो 17वीं रेखा थी ना, 17वीं, ये वर्तमान में नहीं है, ये पहले थी आपके उत्तरी वियतनाम और प्लस में आपके दक्षिणी वियतनाम, इन दो देशों के बीच में थी। अब ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम एक ही है, इसलिए ये रेखा नहीं पड़ी जाती। बिट्टू हेलो सर, गुड मॉर्निंग, नमस्कार भाई। वाह वाह, थोड़ा तो इसो ही नहीं जामते बिली चकले जा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने, रहमत अली चौधरी ने, या मोहम्मद अली जिन्ना ने? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा दिया गया था आपके मोहम्मद इकबाल के द्वारा। और इस मोहम्मद इकबाल ने ही बोला था इंकलाब, खाली इंकलाब। अगर आपसे प्रश्न आ जाए इंकलाब, हाँ जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, तो ये नारा दिया था आपके किसके? भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह, शहीद ए आजम इसका उपनाम है, सरदार या शहीद इसे भगत सिंह भी बोलते, सरदार भगत सिंह। मलिक मोहम्मद जायसी, छोड़ो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके आपके मोहम्मद इकबाल। हाँ सही है भाई। एक छोटा सा प्रश्न बताइए मुझे, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो, और लौटो, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के द्वारा बोला गया था। अगले प्रश्न को देखेंगे क्या दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया? अब यह पता होना चाहिए सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ कब था? 1939 से लेकर 1945। इसके बीच की आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, इतना याद रखना है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय यूएसए ने 1945 में लगे हाथ परमाणु बम का क्या कर लिया? परीक्षण कर लिया। एक तो परीक्षण किया गया 6 अगस्त 1945 को, और एक परीक्षण किया गया 9 अगस्त 1945 को। अब परीक्षण करने के लिए कोई ना कोई तो जगह होनी चाहिए, जहीं पे तो करेंगे। तो ये भाई साहब अंतरिक्ष से बम को फेंक दिया, एक तो हिरोशिमा, और दूसरे बम को फेंक दिया नागासाकी। नागासाकी पे बम फेंका गया 9 अगस्त को और हिरोशिमा पे 6 अगस्त को। पहले बम का नाम था, छोटा बम था, नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय ने कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं किया, तो यूएस ने सोचा बड़ा फेंको। अब बड़े से क्या होता है? आज भी वहां पर वनस्पति नियुक्त थी उसके रेडिएशन से प्रभाव से, याद रखना। तो दूसरे बम का था नाम फैटमैन। एक छोटा आदमी और एक मोटा आदमी। जापान के हिरोशिमा पे फेंका गया। बिल्कुल अंजलि, पानी पी लियो। ये तो किसकी बात है? ये तो अमेरिका की बात है। अगर प्रश्न तुम्हारा आ जाए कि सर भारत ने क्या परमाणु बम के परीक्षण किए? भारत ने 5 बार किए। भारत का जो पहला परमाणु बम परीक्षण है वो पूछ लेता है, परमाणु बम परीक्षण
परीक्षण सबसे प्रथम जो 18 मई को किया गया 1974 में, और इस परीक्षण का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। और यह परीक्षण कहां पे किया था? राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण, रेतीला क्षेत्र है। इस पोखरण को परमाणु ऊर्जा रेंज क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में एंट्री भी नहीं है। स्माइलिंग बुद्धा, हाँ, रेडार की नजर में नहीं आता। रेडार की नजर में आएगा तो आतंकी इसके ऊपर हमला कर देंगे। इसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है जिसमें जॉनी ब्राइम इसको लीड करता है। इसके ऊपर परमाणु बम के ऊपर एक मूवी है, वो देखना आप कभी मौका मिले तो। अच्छी मूवी है, अच्छी मूवी देखा करो। तुम देखते हो खलनायक, केजीएफ, पुष्पा, झुकेगा नहीं। क्या कराओगे झुक के? ये देखो परमाणु बम के ऊपर, मिल्खा सिंह को देखो और ये धोनी को देखो। स्ट्रगल वाली मूवी देखो, स्ट्रगल, वो 12वीं फेल, जिसमें कौन है वो, मनोज चक्की पे आटा पीसता है, लड़की उसके प्यार में चक्कर काटती है, लेकिन लड़की के पीछे नहीं भागा। लड़की उसको रूम में आता है, वो रूम से धक्का निकाल देता है, तुम तो आजा अंदर बैठ जा। उसको सीखो कुछ, रियल में कहानी है, सिलेक्शन है। अधिकारी बन गया, फिर उसके साथ शादी की उसने, फिर उसको घर बुलाया। तुम तो पहले, हाँ, चेक करेंगे कैसी बोलती है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। और तब आपके क्या चलता है? वर्ल्ड वार चला। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या। इसको चेक करने का कारण बताता हूं, क्योंकि महात्मा गांधी ने 1917 में एक सत्याग्रह आंदोलन किया था चंपारण बिहार, तो ये ऑप्शन तो कट गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है 1930 में, जो अंग्रेजों का साथ ना देकर भारत की ही वस्तुओं का यूज करना। और असहयोग आंदोलन जो शुरू किया गया था, अंग्रेजों का सहयोग नहीं देना, 1920 में। तो ओबियसली बात है, इसके बीच में तो सन ये 1942 फंस रहा है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। तो कई बार क्या होता है, सन पढ़ने भी जरूरी होते हैं। क्यों मोनू? आऊं तेरे को नहीं आऊं मैं, थोड़ा पढ़ो पर याद रहना चेड़ंगो। और राघवेंद्र ये बता, राघवेंद्र, परमाणु ऊर्जा के अंदर जो ऊर्जा बन रही है, एनर्जी बन रही है, उसकी प्रोसेस का नाम क्या है? वो बनने का कारण है, उसकी क्रिया को क्या बोलते हैं? हाँ, जो एटॉमिक एनर्जी तो नाम है, तो परमाणु क्रिया हो गई, तो ऊर्जा हो गई, पर बन कैसे रही है? हाँ, न्यूक्लियर फ्यूजन, परमाणु विखंडन, टूट जाना। और एक होता है नाभिकीय संलयन, जुड़ना, जो हाइड्रोजन बम है, सूर्य। ये चुप ही है, ये तो चुप है ये। तो कई बार प्रश्न ये भी आता है कि सर परमाणु बम जो काम करता है, उस काम की क्रिया को क्या बोलते हैं? परमाणु नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन। और हाइड्रोजन और सूर्य के अंदर होता है आपके न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, रुक जाओ तो, तबाही मची हुई है क्या? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह गीत किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन में मोहम्मद इकबाल, श्यामलाल पार्षद गुप्त ने, या लाला लाजपत राय, या राम प्रसाद बिस्मिल ने। हाँ, एक ही बच्चे ने सही उत्तर दिया यहां पे, श्यामलाल पार्षद गुप्त के द्वारा यह गीत दिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या बोला था? सरफिरोशी की तमन्ना हमारे दिल में, देखना है जोर कितना ए बाजुए कातिल में। ये कहता है आजादी चाहिए, ये हमारे रगों में दौड़ रहा है, अब जोर देख लेंगे अंग्रेजों में कितना है। ये नारा कब दिया था? 1925 में अंग्रेजों के द्वारा एक ट्रेन को लूटा गया, जिसका नाम था काकोरी ट्रेन डकैती के समय। और लाला लाजपत राय ने बोला था साइमन कमीशन वापस जाओ, हाँ, गो बैक, क्योंकि उसके अंदर एक भी भारतीय व्यक्ति को सदस्य नहीं बनाया, इसलिए साइमन कमीशन को गोरा कानून भी नाम दिया गया। और मोहम्मद इकबाल ने नारा दिया था इंकलाब, और प्लस में आपके सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पढ़ती है तू बिलाली? अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए। जर्मनी और पोलैंड के बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में एक सीमा रेखा पड़ती है, उस सीमा रेखा का नाम बताइए। ऑप्शन में दिए गए मैन रहीम रेखा,
हिंडनबर्ग रेखा, मेडिसन रेखा, या आपके क्या है ओडरनेस रेखा? जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग है या ओडरनेस रेखा है? इसका यह भी हो सकता है आपके जैसे पोलैंड जर्मनी, पोलैंड और, हाँ सही है, ओडरनेस इसकी रेखा कर दो। हिंडनबर्ग जो रेखा है, हाँ नहीं फिनलैंड नहीं होगा, जर्मनी और फिनलैंड, नागालैंड नहीं है। अगले प्रश्न को देखिए, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? ये तो इसका संस्थापक है, जो मेन था, क्योंकि इस के समय भारत में एक कैलेंडर जारी किया है, शक संवत। शक संवत कैसा कैलेंडर है? हिंदू कैलेंडर है, क्योंकि इसके अंदर कौन से महीने मिलते हैं आपको? हाँ, चैत्र, भादो, आषाढ़। गो बैक साइमन कमीशन राजा कनिष्क ने चलाया था 78 ईस्वी में, और इस 78 ईस्वी में तो चला दिया। इस शक संवत को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी तो बनाया हुआ। इसे राष्ट्रीय शब्द कब मिला? तो याद रखना, आपके 22 मार्च 1957 में। एक छोटा सा प्रश्न बता लाली, हमारा जो शक संवत है, इस शक संवत के माह सुना होगा आपने, माह। इस माह को कितने श्रेणी में रखा है? बिल्कुल 2 श्रेणी में। एक को तो बोलते हैं आपके, नहीं, कृष्ण कृष्ण पक्ष। एक होता है आपके शुक्ल शुक्ल पक्ष। देखो, कोई भी देवी देवताओं की धोख लगती है ना, अच्छे से जो शुभ काम होंगे वो अंधेरे में नहीं होंगे कभी भी, वो शुक्ल पक्ष में होते हैं। लेकिन कई देवता के अंधेरे में भी धोख लगती है। अब बताऊं कौन से देवता है? अंधेर पक्ष के अंदर आपके कितने दिन होते हैं? 1 से लेकर आपके 14 दिन होते हैं। उनको बोलते हैं जैसे आपके एकम, कृष्ण की एकम, इस प्रकार। फिर उसके बाद में जो 15वां दिन होता है, 15वां दिन, उसको बोलते हैं अमावस, अमावस्या। और आपसे पूछेगा शुक्ल पक्ष के भी कितने, 1 से 14 दिन है, लेकिन जो 15वां दिन होगा वो याद रखना पूर्णिमा। तो मेरा मतलब है बताने का, कभी प्रश्न आ जाए शक संवत के कोई भी महीने का अंतिम दिन क्या होता है? अंतिम दिन, हाँ पूर्णिमा। किसकी पूर्णिमा? शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की? तो पूर्णिमा में चांद छोटा दिखता है, पूरा दिखता है? पूर्णिमा की रात ऐसे लगता है जैसे सूरज निकला हुआ है। पूर्णिमा की रात को ऊपर छत पे अपन वार्तालाप करते हैं, अच्छी रात होती है, वो पूरा चांद दिखता है उसमें। तो पूर्णिमा की रात में जो कपल होते हैं ना, वही छत पे निकलते हैं। और पूर्णिमा का दिन बहुत बेस्ट भी होता है जीव जंतुओं के लिए, पशुओं के लिए। कभी आप पर्यावरण पढ़ना, पूर्णिमा की रात या पूर्णिमा के दिन जो भी जीव जंतुओं का मेल मिलाप होता है वो सबसे ज्यादा यही होता है। अब तो क्या बताऊं आपको, ऑनलाइन चल रही है। अगले प्रश्न को देखिए तुम, जापान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? जापान की मुद्रा को, कहीं आप इस पे विश्वास करते हो क्या? जो एस्ट्रोलॉजी होता है, ये नक्षत्र होते हैं ना, ये कोई साधु सुध होता, आप कहीं मिलना किसी बाबा से, तांत्रिक बाबा से, तो तांत्रिक बाबा जैसे किसी गांव में महिलाओं को पुत्र रत्न नहीं हो रहा, बेटा नहीं हो रहा, तो तांत्रिक बाबा पूर्णिमा का दिन को चॉइस करता है। ये हकीकत है, ये साइंस, क्या बताऊं तुम्हें अब तो।
चला लो। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? शैल चेंज करना है क्या? वो चली गई है। सर हमारे साथ अन्याय करते हो, इजी स्टडी सारी बात नहीं बताया था। कुंडी मत खड़काओ राजा, कुंडी है ही नहीं गेट के, खड़काने की जरूरत क्या है? अरे टूटेड़ा हाथ का हाथी तला हाथी काम कौन करे? ये न्यू क्यों चाले करे न्यू? ए पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, झुकेगा के को झुके पड़े अड़ंगो तो सावेंगो। अगले प्रश्न को देखिए, जापान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल। अगले प्रश्न को देखिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र या इस्तीफा किस व्यक्ति को देता है? सर जो आपने बात बताई वो हमने साइंस में पढ़ लिया। ठीक है, कहीं तो पढ़ी है तुमने। बड़े बड़ा खुश बहुत हो जाए टावर। मैं पढ़ाऊं, रुक जाओ एक दिन थाने। प्रधानमंत्री को, लोकसभा के अध्यक्ष को, मुख्य न्यायाधीश को या उपराष्ट्रपति को? और उपराष्ट्रपति देना चाहे अपना त्यागपत्र तो बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देखिए, न्याय दर्शन के संस्थापक का नाम बताइए। न्याय दर्शन किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन में महर्षि कपिल, पतंजलि या महर्षि गौतम या आपके महर्षि कर्ण्याद के द्वारा? गौतम के द्वारा। ये लास्ट प्रश्न अपना, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था? भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था? बिल्कुल माउंटबेटन योजना के तहत 1947 में 3 जून को। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। एक बार सभी बच्चे याद करें जो आज वाला पढ़ाया है।